जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस अथवा किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की, कमीशन की, उनके साथ निश्चित तौर पर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, अथवा टेलीग्राम पे आप जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आज एक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके लिए। ये टेस्ट 3 होगा। बीपीएससी के लिए स्पेशल टेस्ट में ले रहा हूँ, 67 बीपीएससी के लिए। तो इसका पीडीएफ मैं टेस्ट 3 का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग उसे बना लीजिएगा। आज रात में अथवा कल मॉर्निंग में मैं उसका डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। 67 बीपीएससी के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इस टेस्ट को दीजिएगा, आप लोग बना कर रखिएगा। कल मैं उसका डिस्कशन अपलोड कर दूंगा या आज रात में ही उसका डिस्कशन मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर ये हमारा लेक्चर शेयर कर दिया कीजिएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आज 2 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखना शुरू किए हैं तो इस क्वेश्चन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वीडियो का आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे रेड रॉट बीमारी किस फसल से संबंधित है। तो रेड रॉट बीमारी हाल में चर्चा में रहा था, तो ये किस फसल से संबंधित ये बीमारी है। ऑप्शन ए है मक्का, बी है गन्ना, सी है आलू या डी है कपास। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल में किस देश का संविधान पुनः लिखा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है आपके साथ। तो हाल ही में किस देश का संविधान पुनः लिखा जा रहा है। ऑप्शन ए है इथोपिया, बी है कांगो, सी है चिली या डी है पराग्वे। तो दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग वीडियो के पॉज करके सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। आज का न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज का न्यूज़ है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन न्यूज़ आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने सीएम को धन्यवाद करना मैं जिंदा लौट आया पीएम। एक सरकेस्टिक एक कोटेशन है, इसको सरकेस्टिक कोटेशन आप कह सकते हैं कि अपने सीएम को आप धन्यवाद कहिएगा कि मैं जिंदा लौट आया। हुआ क्या है बेसिकली कि पीएम की पंजाब की यात्रा थी और पंजाब की यात्रा में उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन आप देखिए मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकती थी। तो ऐसे कंडीशन में वो बाय रोड जाना शुरू किया। और नॉर्मली पीएम की कभी यात्रा होती, किसी स्टेट में यात्रा होती है तो पीएम के साथ मुख्य सचिव होते हैं, पीएम के साथ वहाँ के सीएम होते हैं या पीएम के साथ डीजीपी वगैरह होते हैं। लेकिन इनके साथ इस पीएम की यात्रा के दौरान, इस यात्रा के दौरान कोई भी नहीं था। ना तो मुख्यमंत्री साहब थे, ना डीजीपी साहब थे और ना ही मुख्य सचिव साहब थे। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को पता चला, किसानों को, कि पीएम इसी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पथराव कर दिया या उस रास्ते पे उन्होंने घेर कर रख गए। तो ऐसे कंडीशन में जब पीएम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। अगर किसी रास्ते से पीएम जाने वाले हैं, आपको सूचना है, राज्य सरकार को सूचना है, तो वहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी है उसको हटाना चाहिए था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं इसमें एक फेलियर साबित हुई, वो फेल हुई पूरी तरह से और ऐसा वो नहीं कर सके। तो बाद में क्या हुआ कि पीएम इस फ्लाईओवर पे लगभग 20 मिनट तक रुके और उसके बाद जो है फिर जाकर के रिटर्न हो गया। देखिए, ये देश के लिए काफ़ी खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे देश में 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिसका असैसिनेशन हुआ है। एक तो इंदिरा गांधी जी का हुआ है और दूसरा राजीव गांधी का हुआ है। तो इसी तरह से दोनों ही प्रधानमंत्री की असैसिनेशन हुई थी। और साथ ही साथ ये जगह इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये जगह इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ये फेलियर रही कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री को उचित सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करवा पाया। यद्यपि देखिए, पीएम के साथ उनका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चलता है, एनएसजी कमांडर चलते हैं, तो वो तो उनको सुरक्षा देते ही हैं।
लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ पीएम जा रहे हैं वहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर प्रदर्शन हो रहा था तो उसको पहले से कंट्रोल करना चाहिए था। ये राज्य सरकार का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। तो मैं तो कहूँगा कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हुई पीएम की सुरक्षा को लेकर के। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, एक तो समिति इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सीडीएस रावत की, जो हमारे देश के सीडीएस थे, ये जो रावत की इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी, तो एक रिपोर्ट आया है और ये समिति का रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह समिति बनी थी। तो एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह समिति बनी थी और ये समिति बेसिकली जांच कर रही थी कि क्या सीडीएस रावत की जो प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है या हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मृत्यु हुई है, क्या किसी तरह की विदेशी कोई साजिश तो नहीं है, क्या अन्य कोई कारण तो नहीं है। तो इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीडीएस रावत की हेलीकॉप्टर में ना तो कोई खराबी थी और ना ही कोई साजिश थी, बल्कि जो दुर्घटना हुआ है ये मौसम के बदलने के कारण ये दुर्घटना हुआ। तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं था, मौसम के बदलने के कारण ये दुर्घटना हुआ है। यद्यपि ये समिति, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीडीएस रावत की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश करने की जांच कौन समिति कर रही थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह जो है ये जांच कर रहे थे सीडीएस रावत की जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था या उनकी जो दुर्घटना हुई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बजट हमारा आने वाला है, तो बजट आने वाला है तो बजट को लेकर के चर्चा चलेगी। 2019 में चुनाव था और 2019 के बाद 2024 में चुनाव। 2024 के पहले जो बजट होगा वो 2023 में बजट होगा। तो राइटर का कहना है कि 2023 का बजट होगा बेसिकली कहीं ना कहीं चुनाव को फोकस करते हुए बजट होगा। तो चुनाव को जो बजट चुनाव को फोकस करते हुए होता है वो बजट क्या होता है, नॉर्मली उसमें लोक लुभावन भावने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान का बजट है, 2022 का बजट है, ये सरकार के पास आखिरी मौका है कि सरकार देश की इकोनॉमिक सुधार के लिए, सरकार $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी को मूव करने के लिए कुछ स्टेप उठाए। तो इस समय में सरकार जो भी कड़ा स्टेप उठाना चाहती है 2022 में उठा सकती है। 2023 से सरकार चुनावी साल में घुस जाएगी, ऐसे कंडीशन में उनके लिए टफ होगा कि 2023 में वो कड़ा कोई बजट लाए। बाकी इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, लेकिन यही बेसिक पॉइंट इस आर्टिकल में दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस न्यूज़ में, हालांकि और भी कई सारे पॉइंट को दिया गया। तो 2 पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एक तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा। हिंद प्रशांत क्षेत्र, देखिए क्षेत्र एक ही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो एक ही है। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है एक ही क्षेत्र है, उसी को चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र ना करके के एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता है। तो चीन उसे एशिया प्रशांत कहता है, अमेरिका उसे हिंद प्रशांत कहता है, हम उसे हिंद प्रशांत कहते हैं। तो नॉर्मली क्षेत्र एक ही है लेकिन नाम अलग है। अब हिंद प्रशांत जो हम कहते हैं या यूएसए जो हिंद प्रशांत कहता है, तो उससे क्या होता है कि हिंद प्रशांत कहने से हिंदुस्तान की बोध अधिक होता है, यानी हिंदुस्तान का रिलेवेंट शो होता है। अगर नाम बोलते हैं आप इंडो पैसिफिक रीजन, इसका मतलब कि आप इंडिया के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चीन भारत के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इसी क्षेत्र को वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। लेकिन हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, अमेरिका भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहता है, और पश्चिमी देश जो आज भारत के साथ खड़ा है वो भी इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहता है। एक तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है कि 2022 का जो G20 सम्मेलन होने वाला है वो सम्मेलन होस्ट करेगा इंडोनेशिया। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2021 का G20 सम्मेलन कौन होस्ट किया था, तो 2021 का G20 सम्मेलन इटली होस्ट किया था। और 2022 का कौन होस्ट करेगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा।
2023 का G20 सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा? तो 2023 का G20 सम्मेलन भारत होस्ट कर रहा। तो 22 का होस्ट करेगा इंडोनेशिया और 23 का भारत होस्ट कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से बातचीत की और हम लगातार इंडोनेशिया के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। उसका ये पर्सपेक्टिव यह भी है कि 2022 में इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है और 23 में भारत होस्ट करेगा G20 शिखर सम्मेलन। सात 720 मीटर हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से हुई थी चमोली त्रासदी, 20 किलोमीटर क्षेत्र बर्बाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। फरवरी 2021 में जो बाढ़ की घटना हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिला में, जो बाढ़ आया था जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे, काफ़ी बड़ी घटना थी। इसमें फरवरी 2021 में बाढ़ के कारण 200 लगभग लोग मारे गए थे। और हुआ क्या था बेसिकली कि ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से दो नदी जो वहाँ पे है, एक धौली गंगा है और एक ऋषि गंगा। धौली गंगा और ऋषि गंगा दोनों नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण बाढ़ आया और बाढ़ आने से लगभग 200 लोग मारे गए। इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर में एक डिजास्टर यह भी है। अब एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेसिकली एक हैंगिंग ग्लेशियर, हैंगिंग मतलब होता है लटकता हुआ ग्लेशियर, लटकता हुआ ग्लेशियर टूटने के कारण ऐसा हुआ है। और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 20 साल में न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर, वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 20 वर्ष में मिनिमम टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आखिर क्यों बढ़ रहा है? मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण एक ही है, क्लाइमेट चेंज। जब भी आप क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखते हैं तो क्लाइमेट चेंज में उत्तराखंड की इस घटना को भी आप शामिल कीजिए, पक्का शामिल कीजिए आप, कि उत्तराखंड में अगर इस तरह की घटना हुई है, बाढ़ आया, 200 लोग मारे गए हैं, तो उसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज। इसलिए जो है पेरिस समझौता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो ग्लासगो समिट हुआ था, जो ब्रिटेन में हुआ था, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, नहीं तो इस तरह की घटना, इस तरह की दुर्घटना लगातार देश में होते रहेगी और विश्व लेवल में होते रहेगी। बेसिकली क्लाइमेट चेंज अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें इस पॉइंट को आप लोग ऐड जरूर कर लीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही इस तरह की घटना हो रही है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जर्मनी में बाढ़ आया था, जर्मनी जैसे देश में बाढ़ आया था और भयंकर बाढ़ आया था। कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगना, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगना, उत्तराखंड के जंगल में आग लगना, ये सारी की सारी घटना कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ क्लाइमेट चेंज से। बिजनेस पेज पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए फंड की घोषणा संभव। सरकार एक पोर्टल लेकर आई है और सरकार इस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। ये जरूरी क्यों था? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जरूरी क्यों था। ये जरूरी इसलिए था कि हमारे देश की लगभग 90% जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? किसी को आप देखते होंगे कि पान की दुकान में काम कर रहा है, किसी को चाय की दुकान पे काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र होते हैं। कोई ठेला पे काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र असंगठित क्षेत्र होते हैं। देश में 90% जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। अब ये ज़रूरी क्यों था ये पोर्टल लाना? ये ज़रूरी इसलिए था कि कोरोना के समय में हमने देखा है कि लाखों मजदूर, मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, यूपी, बिहार के और यूपी के लोग पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखे होंगे कि हजारों मजदूर, लाखों मजदूर जो है किस तरह से बिहार और यूपी रिटर्न हो रहे थे। खास करके बिहार और यूपी रिटर्न हो रहे थे क्योंकि मैक्सिमम मजदूर आपको इसी दोनों जगह से हैं, बिहार और यूपी से। तो कोरोना के समय में लाखों मजदूर जिस तरह से रिटर्न हो रहे थे बिहार और यूपी, और पैदल रिटर्न हो रहे थे, उसके बाद साधन नहीं था। सरकार चाह के भी इन मजदूरों की मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं था कि ये मजदूर कौन है, इनका बैंक अकाउंट क्या है। तो इस के कारण सरकार इनकी चाह के भी मदद नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए सरकार ने क्या किया? बहुत शानदार काम किया। सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया है कि सरकार एक ई श्रम पोर्टल लेकर आई है। और ई श्रम पोर्टल जो है शुरुआती, अगर आप देखेंगे 2 महीने में
2 महीने में लगभग 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए थे इस पर, और अभी तक लगभग 20 करोड़ लोग इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो असंगठित क्षेत्र में हमारे देश में काम करते हैं। तो अब क्या है इम्पॉर्टेंट न्यूज़? सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि इनको दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। यानी इनकी दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए इनके फैमिली को मिलेगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारा हॉस्पिटल होता है जो ESIC का हॉस्पिटल होता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल होता है। देश में कई सारे आप देखे होंगे ESIC अस्पताल लिखा होगा कई सारे जगह। तो ESIC अस्पताल जो होता है या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो अस्पताल होता है, उन अस्पतालों का लाभ इन मजदूरों को मिलेगा, इन कामगारों को मिलेगा, इन गरीबों को मिलेगा। किस लोगों को? जो भी लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी के सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो आपके जान पहचान में है तो उनको बोलिए जाकर के कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाए, तभी जाकर के उन्हें 2 लाख रुपए का बीमा दुर्घटना भी मिलेगा लाभ, और साथ ही साथ उन्हें तभी जाकर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो अस्पताल है उस अस्पताल की सुविधा उन्हें मिल पाएगी। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधार। श्रम सुधार को लेकर के देश भर में चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। श्रम सुधार को लेकर के सरकार क्या काम कर रही है? तो सरकार एक काम किया है कि देश में कई सारे कानून थे, 44 कानून थे देश में। होता क्या है कि एक कानून दूसरे कानून का काउंटर होता है। नॉर्मली कई जगह आप देखेंगे एक कानून दूसरे कानून का विरोध करता है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने क्या किया है कि हम बोला कि इतने कानून की हमें आवश्यकता नहीं है। 44 कानून जो श्रम से संबंधित थे, लेबर से संबंधित थे, उसको सिर्फ 4 कानून में मर्ज कर दिया गया। यानी 44 कानून की जगह अब हमारे पास सिर्फ 4 कानून होगा। सरकार ये लेबर रिफॉर्म्स में की है। तो पहला कानून होगा मजदूरी वेतन संहिता, यानी मजदूरी अधिनियम, यानी वेज के लिए अधिनियम। दूसरा कानून होगा सोशल सिक्योरिटी के लिए अधिनियम। तीसरा होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी औद्योगिक संबंध के लिए अगला कानून है। और चौथा कानून है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता विधेयक 2019। तो बेसिकली 4 कानून में 44 कानून को सिर्फ 4 कानून में मर्ज कर दिया गया। पहला कानून है वेतन के लिए, दूसरा कानून है सोशल सिक्योरिटी के लिए, तीसरा कानून है औद्योगिक श्रम के लिए, औद्योगिक संगठन के लिए या औद्योगिक संबंध के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, और चौथा कानून है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट है कि Xiaomi ने 3 साल में सरकार को लगाई 653 करोड़ की चपत। तो हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, राजस्व खुफिया विभाग, इन्होंने कहा है कि Xiaomi जो कंपनी है, जो चाइनीज कंपनी है, जो आई थिंक वर्तमान में इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी है, उन्होंने सरकार को 653 करोड़ का चपत लगाया, घोटाला किया है, और इसका कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में यही है कि सरकार जितनी भी चीनी कंपनी है उस पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार लग चुकी है। यहां देखिए एक काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिखा एक पॉइंट, कृपया आराम से कहें निवेश बाजार जोखिम के अधीन है पीयूष गोयल। जब आप देखते होंगे कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, चाहे वो टीवी पे देखते होंगे या किसी अन्य जगह देखते होंगे, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट कई जगह है, बहुत सारे क्रिकेटर इसका प्रचार करते हैं म्यूचुअल फंड का। तो लास्ट में जो होता है कि जब ये लास्ट में बोलते हैं पंक्ति के लास्ट में कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, तो इस लाइन को बहुत तेजी से बोल कर निकल जाते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, इसको लास्ट में तेजी से बोल कर निकल जाते हैं। तो यही कहना है पीयूष गोयल जी का कि आप एक काम कीजिए, इसको भी धीरे से बोले ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आप ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, यानी लोग सोच समझ के म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम एक कानून लाएंगे। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिक कुछ पॉइंट है, जैसे कि
हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या क्या इंडिकेट हो रहा है कि 2022 में हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। जैसे एक तो इंडिकेशन यह है कि $700 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस हो जाएगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन का क्रॉस होने वाला। दूसरा यह है कि हमारे देश के आरबीआई का अनुमान है कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट बताए गए हैं कि 2022 में हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट या आर्थिक विकास किस तरह से होगी, 3-4 पॉइंट बताए गए। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? तो एक ड्रॉबैक तो यह है कि हमारे पास रोजगार की कमी है, जिसे हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। रोजगार नहीं है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है ठीक है, लेकिन रोजगार भी नहीं है। तो ऐसे विकास जो बिना जॉब के हो, बेरोजगारी के साथ जो विकास होता है उसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इस पर्टिकुलरली पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 2 अन्य आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना, एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करना। चूँकि इस आर्टिकल पे हमने कई बार डिस्कस किया है कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या 2022 में ग्रोथ होगा, उसको लेकर के 3-4 पॉइंट पॉजिटिव में और 3-4 पॉइंट नेगेटिव में। बेसिक कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। मुझे आपके साथ सबसे पहले ये डिस्कस करना, जनसंख्या को टालना उचित नहीं। तो जनसंख्या जो होने वाला है 2021 में, 2021 का जनसंख्या अगर मान लेते हैं कि 2022 के अंत में शुरू होता है, तो ऐसे कंडीशन में 2026 तक हमें आंकड़े मिलेंगे। 2026 तक अगर हमें आंकड़ा मिलेगा तो आप सोच के देखिए कि 2026 में हमें आंकड़ा मिलेगा और 2031 में अगला कुछ समय के बाद फिर से जनगणना होगी। तो इसलिए कह रहा है कि कोरोना के समय में इसे टालने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग जनगणना के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ऋग्वेद में लगभग 800 से 600 BC में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो ऋग्वेद में ही मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कराधान यानी टैक्सेशन के उद्देश्य से जनगणना को राज्य की नीति में शामिल किया गया था, यानी स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी मौर्य व्यवस्था के तहत, मौर्यकालीन व्यवस्था के तहत भी जनगणना को इम्पॉर्टेंट माना गया था। मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो आईने अकबरी में भी जनगणना का विस्तृत उल्लेख शामिल किया गया है। अगर फिर इतिहास में अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। वर्ष 1881 में पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना कराया गया। तो शुरुआत 1872 में हुआ था, लेकिन पूरे देश में, पूरे इंडिया लेवल पे 1881 से जनगणना की शुरुआत होती है। और इस समय हमारे देश के वायसराय थे, आई थिंक रिपन थे, लॉर्ड रिपन इस समय में हमारे देश के वायसराय थे। जनगणना अधिनियम को 1948 में लागू किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से जनगणना के लिए एक अस्थायी योजना की रूपरेखा के साथ साथ जनगणना अधिकारियों के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन किया गया। तो 1948 में एक्ट आया है जिसके माध्यम से वर्तमान में जनगणना होती है। 2021 का जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है। अगर ओवरऑल आप कंसिडर करेंगे 1872 से, तो ये 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट, 2 पॉइंट बेसिकली चर्चा किया गया। हमारे लिए क्यों आवश्यकता है 2021 का जनगणना? तो पहला पॉइंट राइटर का कहना है कि एक संविधान संशोधन आया था 2001 में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 84वें संविधान संशोधन 2001 के बारे में। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में आया था उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 2026 तक संसद में सांसद के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी हमारे लोकसभा में 543 सीट है, तो ये संख्या नहीं बढ़ेगी कब तक? 2026 तक। और 2026 के बाद इसे फिर बढ़ाने की आवश्यकता है। 2026 के बाद इसे फिर बढ़ेगा और 2026 के बाद ये बढ़ रहा है, इसलिए वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि संसद भवन का निर्माण हो रहा है। हमारे देश में नया संसद भवन का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि 2026 में देश में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। इसको देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। तो अगर जनसंख्या, हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं रहेगा,
तो ऐसे कंडीशन में किस आधार पे संसद सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, किस आधार पे लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ सकती है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे पास है कि अगर हमारे पास जनगणना की रिपोर्ट 2021 की नहीं रहेगी तो किस आधार पर 2026 में लोकसभा में एमपी की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा ये है राइटर का कि वित्त आयोग भी जो है राजस्व का वितरण करता। हाल में ही आपने देखा होगा कि एनके सिंह समिति बनी थी और एनके सिंह समिति के आधार पे जो 15वें वित्त आयोग है 2026 तक के लिए है। 2026 से पहले फिर कोई समिति बनेगी और वो अपना रिकमेंडेशन देगी। तो जो वित्त आयोग राजस्व का वितरण करता है वो भी बेसिकली जनगणना को आधार बनाता है। तो अगर जनगणना उसके पास नहीं होगा तो किस तरह से वो राजस्व का वितरण राज्यों के मध्य कर पाएगी, इस पर संदेह है। तो बेसिकली 2 इशू का चर्चा इस आर्टिकल में किया गया था और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसको लेकर के लगातार हम लोग भी चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आज थोड़ा डिटेल में मैं चर्चा कर दूंगा। 26 मिनट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिटेल में इस एडिटोरियल पे हम लोग चर्चा कर देंगे। ये एडिटोरियल है बेसिकली विदेशी चंदों की फांस में फंसते एनजीओ। विदेशी चंदा किस तरह से एनजीओ को प्रभावित कर रहा है या किस तरह से एनजीओ विदेशी चंदा ग्रहण कर रहा है, आखिर क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, और एफसीआरए एक्ट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के लिए 1976 में लाया गया और एक ऐसे अंशदान के रूप में, विदेशी अंशदान के रूप में आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित ना करे, इसलिए इसे बेसिकली लाया गया। और इसके बाद 2010 में इसमें संशोधन हुआ और 2020 में इसमें संशोधन हुआ। 1976 में इसे क्यों लाया गया, सबसे पहले तो ईयर देखते हैं। 1976 में इसे क्यों लाया गया एफसीआरए एक्ट को। तो 1976 जो था, हमारे देश में आपातकाल की स्थिति थी उस समय में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो इंदिरा गांधी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो विदेश का पैसा हमारे देश में एनजीओ, देखिए एफसीआरए एक्ट सबसे पहले क्या है। एफसीआरए एक्ट का मतलब होता है कि अगर आप विदेश से पैसा मंगा रहे हैं और आपकी कोई एनजीओ है तो आपको एफसीआरए एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर के आप पैसा मंगा सकते हैं एफसीआरए एक्ट से। तो अगर आपके पास एनजीओ है तो एफसीआरए में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर के आप विदेश से पैसा मंगा सकते हैं। अब 1976 में क्यों लाया गया, क्योंकि 2 कारण था। एक तो उस समय में आपातकाल का दौर चल रहा था और आपातकाल के दौर चल रहा था तो ऐसे कंडीशन में इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि हमारे देश की जो इंटरनल समस्या है उस पर विदेश हावी हो। यानी विदेश से हो सकता है कोई देश इंडिया में किसी एनजीओ को पैसा दे करके देश में अशांति फैलाना चाहता हो, ऐसा हो सकता है। तो देश को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए, और शीत काल का युद्ध चल रहा था, उसमें शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो दोनों चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंदिरा गांधी ने इसे लाया था 1976 में। एफसीआरए विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघ, यानी जितने भी एसोसिएशन हैं, सभी समूह हैं, एनजीओ, सभी पे लागू होगा। कोई एसोसिएशन है, चाहे वो कोई समूह है, कोई एनजीओ है, सभी को विदेश से पैसा मंगाना है तो सभी पे को एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर आप करेंगे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन तभी जाकर के आप पैसा मंगा सकते हैं विदेश से। अब आरोप क्या है, कई सारा आरोप। पहला आरोप तो ये है कि पिछले 4 वर्ष में एनजीओ को 51,000 करोड़ रुपए का मिला। तो आप ये बोलेंगे कि 51,000 करोड़ रुपया हमारे देश के एनजीओ को पिछले 4 वर्ष में मिला, तो ये अच्छी बात है ना, ये खराब बात तो है नहीं। लेकिन खराब बात क्यों है, गलत क्यों है, उसके बारे में भी नीचे चर्चा। अब क्या है कि मैक्सिमम पैसा जो है इसमें 51,000 करोड़ के आसपास मिला है, उसमें मैक्सिमम पैसा जो है काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली आप सुनते भी होंगे कि किसी का ब्लैक मनी को वाइट करना तो कहाँ जाता है, तो एनजीओ में जाता है। तो नॉर्मली एनजीओ के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है, काले धन को सफ़ेद में किया जाता है और निश्चित तौर पर इससे सरकार को राजस्व की हानि होती है, इलीगल एक्टिविटी में उसका यूज हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर विदेशी अंशदान अनियंत्रित हुआ तो देश की संप्रभुता के लिए विनाशकारी होगा।
केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा ये बात, और कहा है कि ये अगर इस तरह की काम होता है, अगर विदेशी अंशदान जो है अनियंत्रित होता है, अगर अधिक से अधिक विदेशी अंशदान आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी, उसके लिए खतरा है, देश की संप्रभुता के लिए खतरा है कि लोगों के पास या एनजीओ के पास अधिक पैसा मिलना या अनियंत्रित रूप से एनजीओ को पैसा मिलना, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 2010 से लेकर के 19 में चंदे की राशि दोगुनी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान की भी अहम भूमिका है। तो एनजीओ को जो 2010 में चंदा मिलता था, उससे लगभग दोगुना चंदा 2019 में एनजीओ को मिलने लगा है विदेश से। हाल में ही 12 एनजीओ को चिन्हित किया गया है जो रोहिंग्या को भारत में अवैध प्रवेश करवाते थे। तो इस तरह से 12 एनजीओ को चिन्हित किया है भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जो कहीं न कहीं रोहिंग्या जो मुसलमान है, रोहिंग्या जो शरणार्थी थे, बेसिकली रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ के थे, तो वो थे आपको म्यांमार के, तो उसको अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवाते थे। हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बिजली, कोयला घर, यूरेनियम खाद्यान्न, जीएम तकनीक, पनबिजली परियोजना आदि मामले में मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशित करके सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ जाती है और कानूनी अड़ंगा लगा करके धरना प्रदर्शन करके जीडीपी को लगभग 3% का नुकसान पहुंचाती है। अब सोच के देखिए, जीडीपी का 3% सोचिए कितना होता है। और ये एनजीओ बेसिकली क्या करती हैं कि मान लेते कोई कोयला खाद्यान्न हो गया, यूरेनियम खाद्यान्न हो गया, पनबिजली परियोजना हो गया, उसका एक तो मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया था भारत के खिलाफ। और मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाती है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसको स्टे करवा देती है। और स्टे होता है तो उससे क्या होता है कि देश की जीडीपी को 3% तक का नुकसान होता है। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह का कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा कि हमारे देश का जो एक परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना उत्तराखंड का चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना को लेकर के भी कुछ एनजीओ गई थी सुप्रीम कोर्ट। चार धाम परियोजना को रुकवाने के लिए कुछ एनजीओ गई थी सुप्रीम कोर्ट। एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गई थी तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास एक इशू आया और एनजीओ को क्या कहना था कि चार धाम परियोजना अगर बनेगी, सड़क अगर मान लेते हैं कि उत्तराखंड में चौला अगर होगा, तो इससे क्या होगा कि पहाड़ को आपको काटना पड़ेगा। पहाड़ को अगर आप काटेंगे तो ऐसे कंडीशन में नेशनल डिजास्टर आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे कुछ एनजीओ। सरकार का कहना है कि ठीक है, हम रोड चौड़ा करेंगे। रोड चौड़ा करना हमें इसलिए ज़रूरत है कि कल के डेट में अगर, चूँकि उत्तराखंड अगर आप देखेंगे कि चीन की सीमा के साथ लगता है, ये मान लेते हैं चीन है, इधर चीन है और ये उत्तराखंड है, तो अगर उत्तराखंड पे हमें अपने सैनिकों को पहुंचाना है तो हमें रोड को चौड़ा करना, और रोड को चौड़ा करना तो चार धाम परियोजना हमें समय पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है या आपके लिए पर्यावरण अधिक इंपॉर्टेंट है? ये इशू आ गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी। कल के डेट में अगर चीन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, उत्तराखंड के पार जो बाउंड्री है या उत्तराखंड के पार बाहर जो है या जो चीन की सीमा लगती है, वहाँ तक चीन आसानी से पहुँच सकता है। लेकिन क्या हम अपने सैनिकों को वहाँ तक आसानी से पहुँचा सकते हैं? उत्तराखंड के साथ जो हमारी सीमा लगती है चीन के साथ उत्तराखंड में, क्या वहाँ तक हमारी सेना आसानी से जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है। तो इसके लिए हमें चार धाम परियोजना को बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह का इशू होता। अच्छा, सोच के देखिए, आप सभी सोच के देखिए कि कौन सा वो एनजीओ होगा जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होगा, जो चार धाम परियोजना को रुकवाना चाहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि उस तरह के एनजीओ को फंड चाइना करता होगा? क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बने, जो हमारी चीन के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीन के आसपास जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, चीन ऐसा नहीं चाहता। तो चीन इसके लिए क्या करता होगा कि नॉर्मली भारत के एनजीओ को पैसा देता होगा और एनजीओ सर्वोच्च न्यायालय में जाते होंगे और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसे रुकवाने का प्रयास करते होंगे। इस तरह से ना सिर्फ चीन प्रयास करता बल्कि अमेरिका वगैरह भी प्रयास करता है, पश्चिमी देश भी प्रयास करते हैं। और पश्चिमी देश क्यों प्रयास करते हैं, उसका रीज़न है कि पश्चिमी देश हमें कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, कार्बन इमिशन कम कीजिए। चूँकि इस तरह का मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन इमिशन होगा।
तो अमेरिका कहता है कि आप एक काम कीजिए, कार्बन इमिशन कम कीजिए। हम बोलते हैं कि भाई आप 300 वर्ष से आपको आज़ाद हुए 300-400 वर्ष हो चुके हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, हमको पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तो दीजिए, उसके बाद हम कार्बन इमिशन कम करने पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, आप एक काम कीजिए, आज ही इंफ्रास्ट्रक्चर कम कीजिए। हम बोलते हैं कि पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने दीजिए, चूँकि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कल की डेट में चीन हम पे धावा बोल सकता है। अमेरिका कहता है कि नहीं, पहले कार्बन इमिशन कम कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका क्या करता है कि भारत के एनजीओ को फंड देता है, वो भी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रोक सके। तो ये पूरा एक साजिश होता है बेसिकली। ये गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये बेसिकली एक साजिश है। 2014 से लेकर के अभी तक 20,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। देश में 33 लाख एनजीओ में सिर्फ 10% ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है। और इस आर्टिकल में दिया हुआ है आईटी दिल्ली और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस की सर्वे के अनुसार ये एनजीओ करोड़ों रुपए का चंदा जुटा लेते हैं, लेकिन ये कोई काम करते नहीं हैं। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो इनको काम करना चाहिए उस तरह का काम नहीं करते हैं। इसी से संबंधित एक चर्चा है कि एफसीआरए को लेकर के सरकार 2020 में संशोधन किया गया। हालांकि इस एडिटोरियल में नहीं दिया गया, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने 2020 में एफसीआरए में संशोधन किया। और संशोधन करके क्या किया? सबसे पहले तो संशोधन ये किया है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए जो भी एनजीओ है उसको गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण करवाना होगा, ये अनिवार्य किया। और साथ ही साथ इसे प्रत्येक 5 वर्ष पे रिन्यूअल करवाना होगा, नवीनीकृत करवाना होगा। अगर मान लेते हैं कि एक एनजीओ जो रिन्यूअल नहीं करवा पाती है प्रत्येक 5 वर्ष पे, तो वैसी कंडीशन में उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या उसको अगले 3 वर्ष तक फिर मौका नहीं मिलेगा कि वो पुनः आवेदन करें। राइट। प्रशासनिक व्यय पे धनराशि को प्राप्त विदेशी फंड में 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि एक एनजीओ को 1 करोड़ रुपया मिलता है। 1 करोड़ रुपये में पहले क्या प्रोविजन था कि आप प्रशासनिक व्यय में 50% खर्च कीजिए, यानी 50 लाख रुपए आप प्रशासनिक व्यय पे खर्च कीजिए और 50 लाख रुपए आप सोशल सामाजिक काम के लिए खर्च कीजिए। मान लेते हैं एक एनजीओ बच्चा के लिए काम करता है। पहले क्या था कि कोई विदेश से अगर पैसा आया, 1 करोड़ रुपया आया, तो 50 लाख रुपया आप जो है प्रशासनिक व्यय कीजिए। प्रशासनिक व्यय मतलब होता है कि आपके ऑफिस का जो खर्चा है, एनजीओ जहाँ चलता है उस ऑफिस का खर्चा, एनजीओ के जो स्टाफ का खर्चा, वो सब खर्चा या अन्य जो भी खर्चा होता है। और ये जो 50 लाख रुपया, चूंकि आप बच्चा का एनजीओ है तो बच्चा के वेलफेयर के लिए आप काम कीजिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए आप काम कीजिए। तो इस तरह का प्रोविजन पहले था। अब होता क्या था कि मान लेते हम तो 1 करोड़ रुपया ऐसे आपको बोल दिया, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो 1000 करोड़ अगर प्राप्त होता है एनजीओ को, तो ऐसे कंडीशन में 500 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये जो प्रशासनिक व्यय के नाम पे एनजीओ पैसा रखता था अपने पास, उसी में काफी पैसा बचा करके देश में इलीगल एक्टिविटी में यूज होता था। देश में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में यूज होता था। तो इसी को सरकार ने चेंज किया है। सरकार ने कहा है कि अब जो पैसा होगा, मान लेते हैं अगर 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिलता है तो प्रशासनिक व्यय में सिर्फ आप 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। महज 20% आप प्रशासनिक व्यय में खर्च कर सकते हैं। रिमेनिंग 80% जो आपको खर्च करना, वो आप जिस काम के लिए एनजीओ की आपकी स्थापना की है, आपने वुमेन वेलफेयर के लिए स्थापना हो तो उसमें खर्च कीजिएगा, चाइल्ड वेलफेयर के लिए स्थापना की आपका एनजीओ तो उसमें खर्च होगा, एजुकेशन के लिए स्थापना की है तो उसमें खर्च होगा। तो ये क्लियर कट निर्देश दिया गया है एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। अधिनियम पे आधार को एनजीओ या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। यानी एक एनजीओ में जितने भी डायरेक्टर होंगे, सबका आधार जो है कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा या सबका आधार आपको देना होगा, गृह मंत्रालय के पास जमा करना होगा। विदेश से आए धन को किसी व्यक्ति और संस्था को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक इशू था। कुछ पॉइंट और है कि ये जरूरी क्यों है, एनजीओ को रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों है, या एफसीआरए एक्ट 2020 को में लाया गया तो ये जरूरी क्यों था, क्योंकि धर्मांतरण हो रहा था एनजीओ को लेकर के। एनजीओ में पैसा जो भेजता था
वो धर्मांतरण करने के लिए यूज कर सकता था, आतंकवादी फंडिंग के लिए यूज कर सकता था। कई सारे देश में प्रोटेस्ट हुए थे, उस प्रोटेस्ट में देखते थे एनजीओ का पैसा यूज हो सकता था, या देश में कई सारे जगह धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए भी इसका यूज हो सकता था, इसलिए इसको ज़रूरत था। तो उम्मीद करता हूँ ये एडिटोरियल आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इसको देखता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मुझे समय मिलेगा तो जो 1 जनवरी से देना शुरू किया और आज 6 जनवरी है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ रहता है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर कोशिश करता हूँ कि एक अलग से वीडियो मैं लाकर रखूँ। प्रत्येक दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 तारीख से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो डाटा है इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता संभाली। हमारे देश के जो टी.एस. त्रिमूर्ति है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इन्होंने सुरक्षा परिषद का एक समिति है, आतंकवाद रोधी समिति, उसकी अध्यक्षता संभाली है। और इस आतंकवाद रोधी समिति का जो गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन में, वो बेसिकली 9/11 की घटना के बाद 2001 में किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया। ये डायरेक्टली वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन में जो है सदस्यों को चुना होता है। बेसिकली सुरक्षा परिषद में सदस्यों को चुना होता है। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य चुने गए, 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए, जो जिसका कार्यकाल 2022 से लेकर के 2023 तक होगा। 22-23 होगा। 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक होगा। भारत का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक का, यानी इस साल के लास्ट तक भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य रहेगा। तो 5 नए सदस्य जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, यूएई, हाँ यहाँ पे नाम दिया हुआ अल्बानिया, ब्राज़ील, यूएई, गैबोन और घाना। ये 5 नए सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 में जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य में 5 सदस्य प्रत्येक वर्ष चेंज होते रहते हैं। एक अस्थायी सदस्य अगर कहीं चुना जाता तो वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? जो रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मैं लौटता हूं। रेड रॉट बीमारी, रेड रॉट बीमारी जो है बेसिकली गन्ना से संबंधित है। गन्ना का अगर आप छड़ देखे होंगे, देखते होंगे कहीं कहीं लाल लाल हो जाता है, तो उसी को कहा गया रेड रॉट बीमारी। तो रेड रॉट बीमारी किससे संबंधित है? बेसिकली गन्ना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है कि संविधान को पुनः लिखा जा रहा है, किस देश का संविधान को पुनः लिखा जा रहा है? और मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि चिली एक ऐसा देश है जिसका संविधान पुनः लिखा जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2021-22 तक इसका संविधान पुनः लिखा जा चुकेगा। तो दूसरा का आंसर है चिली, पहला का आंसर है गन्ना। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।